पहला चैप्टर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आज खत्म कर लेंगे, थोड़ा कुछ बाकी रहेगा तो अगला क्लास में हम लोग करेंगे। बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन अंडर आईटी एक्ट। पहला चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। बोलो क्या बोल रहे हैं? बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन अंडर आईटी एक्ट। आईटी एक्ट माने इनकम टैक्स एक्ट। आईटी एक्ट माने तो पहला चैप्टर क्या पढ़ना भाई? बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। बेसिक कंसेप्ट एंड क्या पढ़ना है? डेफिनेशन, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू टैक्स। क्या कहते हैं? देखिए, टैक्स एक क्या है? लॉ है। टैक्स है क्या है? सरकार जब देश आजाद हम लोग का नहीं हुआ था ना, उसके पहले राजा लोग अपने प्रजा के ऊपर से कर वसूली करता था, माने टैक्स वसूली करता था। लेकिन उन लोगों का कोई फिक्स नियम नहीं था, जैसे मन वैसे लगा देता था टैक्स। लेकिन देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के बाद आपको क्या लगता है, जैसे मन वैसे टैक्स लगाना क्या उचित लग रहा है? टैक्स का एक क्या होना चाहिए? प्रॉपर नियम होना चाहिए। टैक्स का एक क्या होना चाहिए भाई? प्रॉपर नियम। तो गवर्नमेंट को फील हुआ कि नहीं रे बाबा, एक टैक्स का तो नियम होना ही चाहिए। तब जाकर के गवर्नमेंट एक नियम बनाया जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। बोलो क्या बोल रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। बोलो क्या बोल रहे हैं? यानी हम लोग को पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट। क्या पढ़ना भाई? इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू की टेक टाइम समय लगता है भाई। बनते बनते कोई भी एक्ट लागू नहीं होता है। जनता जनार्दन को पढ़ने का, समझने का मौका देते हैं कि पढ़िए, समझिए। समझ पा रहे हैं? समझ में आ जाए तो ओके, ना समझ में आया तो रोड पे आके आंदोलन कर दीजिए, ईंट से ईंट बजा दीजिए, ट्रेन फूंक दीजिए। ऐसी होता है ना देश में। खराब लगता है तो लोग आंदोलन कर देते हैं। तो ये लागू हुआ, बना था 1961 में, लागू हुआ इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 1962। बोलो क्या बोले? इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 1962। 1962 को ये बना कब था भाई? 1961 में बना कब था? लागू कब हुआ? कब भाई? 1 अप्रैल 1962। अब टैक्स जो होता है, टैक्स, इनकम टैक्स में टैक्स को दो प्रकार भागों में बांटा गया। टैक्स को दो प्रकार भागों में बांटा गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है आप कमाई कर रहे हैं, आपके ऊपर एक टैक्स लगा देंगे, आपसे टैक्स ले लेंगे, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। माने जो कमाएगा वो भरेगा, जो कमाएगा वो भरेगा। समझ पा रहे? जो नहीं कमाएगा वो नहीं भरेगा। ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा भरेगा, कम कमाएगा तो नहीं कमाएगा तो नहीं भरेगा। यही होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। आप कमाई करिएगा, आपसे एक टैक्स ले लिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? ज्यादा कमाई करिएगा ज्यादा टैक्स, कम कमाई करिएगा। समझ पा रहे क्या बोल? नहीं कमाई करिएगा नहीं टैक्स। समझ पा रहे क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? ये डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन क्या? जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, नहीं इनकम नहीं टैक्स। समझे? इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? माने जो कमाएगा वो भरेगा, जो कमाएगा वो, जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा भरेगा, जो कम कमाएगा वो कम भरेगा, जो एकदम नहीं कमाएगा वो नहीं भरेगा। यही होता है डायरेक्ट टैक्स। बात खत्म। क्लियर? आगे बढ़े। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या भाई? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। बोलो क्या बोल रहे हैं? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा, इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्टली आपसे लिया जाएगा। इनडायरेक्टली आपसे माने वस्तु और सेवाएं पे जो आपसे टैक्स ले लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स ना, नाम इसका इनडायरेक्ट क्या है पता है? क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे, हम किसी और के जरिए टैक्स पे कर दे रहे। जैसे मान लो दुकानदार से हम सामान किन के लाए, एमआरपी में टैक्स जुड़ा था तो हम तो दुकानदार को दे दिए। तो अपने टैक्स का बर्डन किसको दे दिए? दुकानदार को। किसको दे दिए? अब दुकानदार का ड्यूटी है कि सरकार को पे करेगा। दुकानदार का ड्यूटी है कि सरकार को पे करेगा। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो ये ऐसा टैक्स है जिसका इम्पैक्ट, समझ पा रहे, डिफरेंट पर्सन के ऊपर पड़ता है, अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है। इसको कौन सा टैक्स कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? मैंने भरेगा कोई और, पे करेगा कोई और। भरेगा कोई और मैंने भरेगा कस्टमर, पे करेगा ट्रेडर। पे कौन करेगा भाई? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स ट्रेडर अपने पॉकेट से नहीं देता है। इनडायरेक्ट टैक्स ट्रेडर अपने पॉकेट से, बट टू कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर एंड रिवर्स इट टू गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं?
कस्टमर से कलेक्ट करेगा और किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। इसको कौन सा टैक्स कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? माने भरेगा कोई और पे करेगा ट्रेडर। क्या अपने पॉकेट से देगा क्या? नहीं। ये कौन सा नेचर का होता है? रिग्रेसिव। कौन सा? रिग्रेसिव नेचर का होता है। समझ पा रहे हैं? जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। यूज के ऊपर में है, सामान के यूज के ऊपर। यहाँ अमीरी गरीबी इनकम नहीं देखा जाता है। सामान यूज करेंगे आपको टैक्स लग जाएगा। इसको क्या कहते हैं भाई? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी। समझ पा रहे हैं? और क्या भाई? कस्टम, जीएसटी, कस्टम। जीएसटी दूसरे देशों से सामान लीजिएगा तो उस पर तो कस्टम ड्यूटी लगता है। समझ रहे हैं? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। डेफिनेशन क्या लिखिएगा? साधारण सा डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखिएगा? सिंपल, टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज साधारण भाषा में आप लिख दीजिएगा। लेकिन अगर बुक की भाषा जो आपको इनकम टैक्स एक्ट दिया, अगर वैसा आप लिखना चाहते हैं तब आपको लिखना पड़ेगा टैक्स इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट। बोलो क्या बोले हैं? टैक्स इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ विच फॉल ऑन द सेम पर्सन, ऑफ विच फॉल ऑन द of which fall on the tax incidence and impact of which fall on the same person. Tax incidence and impact of which fall on the, माने टैक्स का व्यापक प्रभाव सेम व्यक्तियों पे पड़ेगा, सेम व्यक्तियों से लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? और इनडायरेक्ट टैक्स लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, टैक्स इंसिडेंस एंड ऑफ विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन, ऑफ विच फॉल ऑन द, अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? तो आपको जो पसंद पड़े वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। बुक वाला ही लॉ वाला याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होता है। समझ पा रहे? तो डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या हो रहा? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन विच फॉल ऑन द सेम पर्सन, ऑफ विच फॉल ऑन द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखोगे? टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ विच फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन। इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। समझ पा रहे? डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। समझ पा रहे? डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए एक बोर्ड को निर्धारित किया गया है जिसका नाम है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बोलो क्या बोलेंगे? एग्जाम में पूछेगा राइट द फुल फॉर्म ऑफ CBDT, तो क्या लिखिएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बोलो क्या बोले? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और उसके लिए CBIDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन हमारे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स ही है तो CBDT का ही हम लोग को फुल फॉर्म जानना है। CBDT का फुल फॉर्म क्या? बोलो जोर से बोलो। हमारे बच्चे नॉर्मल है, आगे बढ़ें। बोलो, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। ईयर, देखिए इनकम टैक्स एक्ट में ईयर को डिफाइन किया गया। एक है फाइनेंशियल ईयर। एक कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1/4 को स्टार्ट होगा अगले साल 31 मार्च को खत्म होगा। 1/4 को स्टार्ट होगा अगले साल 31 मार्च को, 1/4 को किसी भी साल स्टार्ट हुआ और अगला साल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, है ना? 1/4/18 को स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 19 को खत्म होगा। 1/4 अगर 19 को स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 20 को खत्म होगा। यही ना रे बाबा? इसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं? तो कैसे लिखोगे? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इट इज अ पीरियड ऑफ कितना महीने का पीरियड है भाई? 12 महीने। कितना महीना? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। बोलो क्या बोलो? जोर से बोलो। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इट इज अ पीरियड ऑफ, वापस से बोलो। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April, starting from ending on 31st March, ending on to the next year, to the शुरू से बोलो क्या बोलो? It is a period of starting from 1st April, ending on 31st March to the next year. शुरू से बोलो क्या बोलो? It is a period of 12 months. It is a period of starting from ending on 31st March to the next year. इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब जो ताजा ताजा चल रहा है, जो करंट में ईयर चल रहा है। करंट में क्या ईयर चल रहा है भाई? 2023-24। 2023 परीक्षा में जाओगे तो हो जाएगा 2024-25। जानते हो क्या है?
31 मार्च 24 के बाद तो ईयर चेंज हो जाएगा। 31 मार्च 24 के बाद अभी क्या चल रहा है? 23-24। अभी क्या चल रहा है? हो क्या जाएगा ये बताओ, बोलो। चल क्या रहा? 23-24 हो क्या जाएगा? तो 24 से 25 हम लोग हैबिट रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम तो उसी में पढ़ना है ना, तो 24-25 ही रखा जाए तो अच्छा रहेगा। समझ गए? तो हम लोग 24-25 रखेंगे। क्लियर? चल क्या रहा लेकिन करंट क्या है? 23-24 है। करंट क्या है? समझ रहे हैं? क्यों अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म थोड़ी हुआ है। तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा भाई? सेम डेफिनेशन, इट इज अ पीरियड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ एंडिंग ऑन 31st March to the next year. And previous year income taxable in assessment year. Previous year income taxable in माने जो पिछला साल कमाए थे ना उस पर उसका टैक्स इस साल लगेगा, इस साल देना पड़ेगा। जो पिछला साल कमाए थे उसका टैक्स इस साल, इसी को कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? जो करंट में चल रहा है, 12 महीने का पीरियड होता है, जो 1/4 को स्टार्ट होगा, अगला साल 31 मार्च को खत्म होगा, और जो पिछला साल कमाए थे उस रुपया पे टैक्स इस साल लग जाएगा। उस रुपया पे टैक्स इस साल, इसी को क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। इसको क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months. It is a period of starting from 1st April ending on 31st March to the next year. And previous year income taxable. Previous year income in assessment year. Previous year income taxable in हमारा पिछला साल जो कमाए थे ना उसका टैक्स इस साल देना पड़ेगा। उसका टैक्स इस साल, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी को क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। क्या कहते हैं? प्यार से कहते हैं AY। क्या कहते हैं? प्यार से क्या कहते हैं? डेफिनेशन आएगा डिफाइंड असेसमेंट ईयर, तो क्या लिखिएगा? इट इज अ पीरियड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर इनकम टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इनकम टैक्सेबल इन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्या है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर माने जस्ट पिछला, जस्ट पिछला समझते हैं, तुरंत पिछला। तुरंत क्या है? 24-25 है तो तुरंत पिछला 23-24, और 23-24 है तो तुरंत पिछला 22-23। समझ रहे हैं आप लोग? जस्ट पिछला, जस्ट, इसी को क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। क्या कहते हैं? तो जस्ट पिछला का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर मींस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मींस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द, कितना सुंदर डेफिनेशन है। प्रीवियस ईयर मींस इमीडिएटली, प्रीवियस ईयर मींस प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। शुरू से बोलो, क्या बोलो? प्रीवियस ईयर मींस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मींस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द, प्रीवियस ईयर का मतलब जस्ट पिछला। जस्ट किसका? जस्ट पिछला असेसमेंट ईयर का। किसका जस्ट पिछला? इसी को हम कौन सा ईयर कहते हैं? प्रीवियस ईयर। कौन सा? दूसरा भाषा में लिखोगे ना तो जिस साल हम कमाई करो प्रीवियस होता है। जिस साल कमाई कर रहा हूँ क्या होता है? क्यों? क्योंकि टैक्स तो अगले साल देना है। टैक्स नहीं समझ में आया। दो डेफिनेशन, पहला क्या बोले? असेसमेंट के जस्ट पिछला, असेसमेंट के जस्ट, और दूसरा क्या बोले? जिस साल इनकम हो रहा वो कौन सा ईयर का है? जब टैक्स का साल लगेगा टैक्स। तो प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, सुन लो। प्रीवियस ईयर मींस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द, लाइट बंद हो जाएगा तो बोलिएगा, लाइट नहीं ना बंद हुआ। चलिए आगे बढ़ो। दूसरे भाषा में कह सकते हैं द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। द ईयर in which income is earned is called previous year because taxable to the next year. Yeah, because taxable to the assessment year. Because taxable to the, माना जिस साल कमा रहे हो प्रीवियस है। क्यों? क्योंकि उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में देना है। नहीं समझे? समझ गया? इसी को हम कौन सा ईयर कहते हैं? प्रीवियस ईयर। कौन सा? आगे बढ़े, बोलिएगा तब तो। नेक्स्ट एसएससी, बोलो। वो वाला एसएससी नहीं जो सोच रहे हो, ये वाला एसएससी नहीं, जीडी नहीं, ये एसएससी देख रहे हो तो दबा के बोलना पड़ेगा। एसएससी तो दबा के बोलिए एसएससी। एसएससी का डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है, बट साधारण भाषा में एक टर्म डेफिनेशन बना है। एसएससी मींस अ पर्सन। एसएससी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। हु इज लायबल टू पे, तो एसएससी माने व्यक्ति।
एसएससी माने पर्सन, एसएससी माने क्या? पर्सन, जो टैक्स देने के लिए जिम्मेवार है, जो टैक्स देने के लिए थोड़ा साधारण डेफिनेशन बनाया है। तो एसएससी मींस a person, एसएससी मींस a who is liable to pay tax। शुरू से बोलो क्या बोलो? एसएससी मींस a person who is liable to pay, शुरू से बोलो क्या बोलो? एसएससी मींस a person who is liable to pay tax, एसएससी मींस a who is liable to pay tax। इजी है एकदम, शुरू से बोलो क्या बोलो? एसएससी मींस a who is liable to pay tax। इसको क्या कहते हैं? एसएससी क्या कहते हैं? अब पर्सन कौन आएगा? पर्सन कौन है? जो कमाएगा। सुनिए भाई, इनकम टैक्स बोला पर्सन में टोटल 7 लोग आएंगे। पर्सन में कितना लोग आएगा? इनकम टैक्स बोला खाली इंसान पर्सन नहीं है, बहुत लोग पर्सन है। टोटल 7 लोगों का लिस्ट बना है इनकम टैक्स में, समझ रहे? जिसमें पहला पर्सन तो हम लोग हो गए, एन इंडिविजुअल। पहला तो हम लोग हो गए ना, एन इंडिविजुअल, राम श्याम जोधू मधु, यस, अमिताभ बच्चन, एम एस धोनी, ये सब क्या? इंडिविजुअल। ये सब क्या है? मतलब कोई भी अकेला, कोई भी अकेला, समझ पा रहे? गर्ल्स हो बॉयज हो, कोई भी अकेला चलेगा, मिस्टर एन इंडिविजुअल, समझ पा रहे? दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली समझ पा रहे हैं? एक ज्वाइंट फैमिली में बिजनेस होता है जिसको HUF कहते हैं, जिसका लिखा रहता है केसी पालन सन्स, शर्मा ब्रदर्स, गुप्ता ब्रदर्स, तिवारी ब्रदर्स, लिखा रहता है ना, दत्ता एंड सन्स या ब्रदर्स लगा रहता है, वो सब HUF है। वो सब क्या है? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ? तो इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया। कंपनी, एक कंपनी 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 समझ रहे हो? रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस कंपनी, अडानी ग्रुप कंपनी, समझ पा रहे? टाटा, ये सब क्या? ठीक है, एक कंपनी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलो। ए लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी तुम लोग का केएमसी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, HMC हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, समझ पा रहे? बॉम्बे चल रहा है, बॉम्बे में पढ़ाई हो रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आप लोग। आइए, किसका बात कर रहे हैं? लोकल अथॉरिटी। किसका बात कर रहे हैं? समझ पा रहे? मैंने आपका जो लोकल केएमसी वगैरह हो गया, समझ पा रहे? आगे बढ़े, बोलिएगा तब। तो पहला क्या बताओ? फिर कंपनी, लोकल अथॉरिटी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ए फर्म ले बाबा, फर्म नहीं समझते हो? पार्टनरशिप फर्म, कौन सा फर्म? कितना लोग हुआ? 5, समझ पा रहे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ या एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एन एसोसिएशन ऑफ एओपी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सुनो, हम लोग किसी को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं ना, उसी को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं ना, हमारा ये हेड है, समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो एक्स एंड वाई लीगल हायर्स ऑफ जेड, माने जेड का ये लोग लीगल हायर्स है, लीगली इसको हायर्स किया हुआ है एक्स और वाई को, एक्स और इसी को हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, समझ पा रहे? जिससे प्रतिनिधि नहीं चुन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जैसे मान लीजिए, बात नहीं, जैसे मोदी जी को हम लोग चुने देश चलाने के लिए, ममता बनर्जी को चुने, समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो ऐसे ही किसी को हम हायर कर लिए लीगली, समझ पा रहे क्या बोल रहे? उसी को हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। बोलो क्या बोले? बोलो क्या बोले? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल। आपका यूनिवर्सिटी, आपका स्कूल, आपका यूनिवर्सिटी, ये है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। क्लियर है क्या? पक्का? टोटल कितना लोग बोले थे? वो तो गया 7, ठीक है? पहला का एन इंडिविजुअल, माने कोई भी, राम श्याम जोधू मधु, HUF एंड सन्स, जो भी लिखा रहे, कंपनी, समझ पा रहे हैं? कंपनी तो जानते हैं, PPT लिखा रहे, PPT LTD रहे या LTD रहे, कंपनी है। लोकल अथॉरिटी केएमसी वगैरह हो गया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, किसी को लीगली हायर कर लिए। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, स्कूल और यूनिवर्सिटी, स्कूल और ये पर्सन का क्या है? लिस्ट है। पर्सन का क्या तो आएगा? राइट शॉर्ट नोट एंड पर्सन, डिफाइन द टर्म पर्सन, डिफाइन द टर्म, तो लिखोगे कैसे? द टर्म पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग, द टर्म पर्सन इंक्लूड द अदर सब नाम लिख देंगे। कौन कौन? यस, यही लिखना ही है, यही डेफिनेशन है।
सुनिए पहला क्या बताओ, जो मार्क में आएगा गधे। द टर्म पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला क्या, एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी और क्या POI या AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। हम बोल रहे हैं नाम आप लोग पहचानिएगा। मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री, मुंद्रा ज्वाइंट फैमिली, हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, समझ एडिएक्शन कंपनी, फॉर्म एंड कंपनी माने कंपनी नहीं होता है, PPT LTD माने कंपनी होता है। बताइए कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एक्स एंड वाई लीगल हर सब्जेक्ट क्लियर। तो पोस्ट क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ पर्सन, आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ नाम दे देगा, मिस्टर धोनी, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रेड चिली प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, श्री राम ज्वाइंट फैमिली, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो उसको पहचान के नाम बताना होगा, समझ गए क्या बोले, क्लियर। सुनिए ध्यान से, इनकम टैक्स कमाने का टोटल बोला कि 5 ही तरीका है, छठवां कोई तरीका नहीं बना। इनकम टैक्स बोला कमाता लोग है 5 तरीका से, छठवां कोई तरीका बना ही नहीं। इनकम टैक्स कमाने का कितना हेड बताया, 5। पहला हेड बताया इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला हेड क्या बताया, बोला हिंदुस्तान तो सैलरी का दीवाना है, सबको क्या चाहिए, नौकरी। जहां में प्रवेश किया गया बचपन से, बेटा पढ़ लिख के क्या करना है, पढ़ लिख के क्या करना है, बचपन से ही कितना भी कुछ हम लोग को मोटिवेट कर दिया जाए, लेकिन वो दिल में रहता सरकारी नौकरी रहता तो ठीक है, ये वो कोना में रहता है, नहीं समझे। कितना भी हम लोग अच्छा कर ले, कुछ भी कर ले, बाकी एक कोना में थोड़ा उसके लिए जगह रहता है। क्यों मालूम है, बचपन से ट्रेंड किया गया, बस बचपन से ही। तो हिंदुस्तान में भाई नौकरी का लोग दीवाना है, इसलिए नंबर 1 पे रखा गया इनकम फ्रॉम सैलरी। बोलो क्या बोले, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, समझ चल रहा है ना भाई, चल रहा है ना। तो पहला क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला क्या, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब नहीं भैया, घर को भाड़े में लगा के, घर रेंट बहुत पैसा आता है रेंट में, करोड़ों रुपया का भाड़ा आता है। सॉल्ट लेक में चले जाइएगा, करोड़ों, सेक्टर 5 में करोड़ों रुपया का भाड़ा आता है, समझे। हाँ, हम लोग जैसा गरीब आदमी 5-7 हज़ार उठा लेता है भाड़ा, एक रूम भाड़ा पे लगा के, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो ये दीदी है क्या, आइए पहला क्या भाई, तो मैंने 50,000 कम है ना है, चाहे 20,000 कम है ना है, लेकिन अरे भाई जो करोड़ों में उठाता भाड़ा, उसके सामने तो 50,000 कमी है। आई तो पहला क्या भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और या तो बिजनेस करिए या तो पैसा करिए, या तो बिजनेस या तो पैसा में डॉक्टर, लॉयर, या तो बिजनेस करिए। बिजनेस को 3 नंबर पे रखा गया, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आगे बढ़े, चौथा नंबर पे आता कैपिटल गेन, शेयर का कीना बेची, जमीन का कीना बेची, बिल्डिंग का कीना बेची, कीने बेचे, रियल एस्टेट का जिनका बिजनेस होता है, कैपिटल गेन कौन था भाई, कैपिटल गेन। और ये लास्ट नंबर में आता है, 4 तो फिक्स है, सैलरी, घर से इनकम, बिजनेस से इनकम, प्रोफेशन से इनकम, और शेयर कीना बेची मतलब संपत्ति कीना बेची, कैपिटल गेन हो गया। बोला आप 5वां कहीं से भी कमाओगे, सब अदर सोर्सेस। बोला 4 का तो हम फिक्स कर लिए है, 5वां कहीं से भी कमाया, अदर सोर्सेस। चोरी करके कमाया, अदर सोर्सेस। चोरी ही लीगल है, हम एग्जाम्पल ऐसे हंसने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कोई भी काम करके कमाया, जुआ खेल के जीत गया, घोड़ा रेस जीत गया, समझ पा रहे, डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, समझ रहे, कॉपी चेक करने का पैसा मिल गया, लॉटरी लग गया, केबीसी जीत गया, समझा क्या बोले, कोई कंपटीशन जीत गया, समझ पा रहे क्या बोल रहे, कोई प्रोग्राम तुम जीत गया, जैसे बिग बॉस वगैरह जीत गए, तो उधर पैसा मिलता है ना भाई, सारे अदर सोर्सेस। बोला जिसका कोई हेड नहीं और तुम कहीं से भी कमाओगे, उसको डाल देंगे अदर सोर्सेस, डाल देंगे, क्लियर। तो कमाने का कितना हेड है भाई, पहला क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा, तीसरा कैपिटल गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा
सीक्वेंस में याद रखना, जी, सीक्वेंस। सीक्वेंस। पहला क्या बताओ? पहला सैलरी, दूसरा इनकम ऑफ हाउस होल्ड, तीसरा बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा हेड्स ऑफ इनकम। पांचों को हेड को जोड़ दो, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। बोलो, क्या बोले? ग्रॉस टोटल इनकम। जोर से बोलो। ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन लेस करेंगे। डिडक्शन माने छूट, डिडक्शन माने छूट, डिस्काउंट। 80C से लेके 80U तक। 80C से सरकार बोला कि आप अपने इनकम से कुछ छूट ले सकते हैं, माने इनकम को कम कर सकते हैं। डिडक्शन माने कुछ ऐसा काम किए हो तो सरकार आपको छूट दे देगा, उसको कहते हैं डिडक्शन। क्या कहते हैं? डिडक्शन कहाँ से ले सकते हैं? 80C से लेके 80U तक। 80C से लेके तो डिडक्शन लेस करते ही आ जाएगा टैक्सेबल टोटल इनकम। टैक्सेबल टोटल पांचों हेड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन लेस करेंगे तो आएगा टैक्सेबल टोटल इनकम। जितना लेक्चर के एक बार नोट डाउन कर लेते तो अच्छा रहता, नहीं तो हम बोर्ड में लिखा रहा है, नोट डाउन करिए आप कि बोल के लिखवा दें। नहीं सर, आप दिखाइए सर। ये थ्योरी जो बोले हैं वो लिखवा दिए हैं। आप लोग भी टच करके लिख लीजिए। बोलिए सर। ऐसा बोलते हैं हाँ सर। तो बच्चे लोग तो समझ ही रहे कि लिखना है।